हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सपना और आज मैं लाई हूँ चैप्टर 5 अपने ब्रदर की कैंसर स्टोरी का। अगर आप पहली बार आज की वीडियो देख रहे हैं तो पिछला 1 साल मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट साल रहा और अब आने वाले रेस्ट ऑफ द ईयर्स विल अगेन बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट वी आर बीइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी आर लर्निंग टू लिव लाइफ इवन इन द टफेस्ट ऑफ द फेजेस। और मैं अपने ब्रदर की पूरी कैंसर जर्नी आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। एवरी डे आई एम कमिंग विद अ न्यू चैप्टर और मेरा जो एम है, हालांकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है, इट इज़ वेरी वेरी टफ फॉर मी टू कम हियर एंड टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैड द लास्ट 1 year दैट वी हैड फेस्ड एंड सीन। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं मालूम थी। जब मालूम पड़ी तो लगा काश हमें पहले से अवेयरनेस होती। तो मेरा पहला एम तो है अवेयरनेस क्रिएट करना। मेरा दूसरा एम है कि जो एक्सपीरियंसेस हमने करे, अगेन हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, मे भी कभी दूसरों से सुनते हैं और इतना इम्पैक्ट नहीं होते अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ आपके खुद के साथ होती है। तो वो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एंड मेडिकल नॉलेज यहाँ पे मैं कुछ भी शेयर नहीं करूँगी बिकॉज आई एम नॉट qualified to share anything which is hardcore medical in terms of medicines or treatments or anything। मैं सिर्फ अपने experiences ही यहाँ पे share करूँगी, but it is going to be very very informative। There is something called genetic counseling, उसके बारे में मैंने अपने Instagram पे शेयर किया था, बट मैं आने वाले चैप्टर्स में genetic counseling के बारे में शेयर करूँगी जो हमारे लिए भी कुछ नया था and it is so important कि हमने इस चीज़ को कभी रियलाइज़ ही नहीं करा था। So there will be information, there will be a lesson, there will be experiences in every chapter। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अर्ज करती हूँ कि सारे चैप्टर्स ज़रूर देखिए। दिन में सिर्फ 20 मिनट निकाल लीजिए और उन चैप्टर्स को आप देखिए 1 by 1, सो दैट गॉड फॉरबिड कभी भी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन ना आए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। बट अगर कोई भी आपकी नॉलेज में है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है या कभी ऐसा होता है, गॉड फॉरबिड, तो आपको कम से कम वो सारी बेसिक चीज़ें मालूम होंगी जो हमें नहीं मालूम थी। और शायद आज सिचुएशन अलग होती, शायद नहीं भी होती, मैं नहीं कह सकती, बट यही फील हुआ, यही रियलाइज़ हुआ कि काश हमें सब चीज़ें पहले पता होती। ओके, सो आज 5th चैप्टर है। कल तक मैंने शेयर किया था कि ब्रदर की कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी चलती रही। हर 21 दिन उसमें उसकी कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी होती थी। बीच में उसके 5 रेडिएशंस भी हुए थे और डॉक्टर के मुताबिक ये चलता ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, इज़ व्हाट ही टोल्ड अस, कि जितनी भी ज़िंदगी वो जिएंगे, अगर वो 80 साल तक भी जिएंगे तो हर 21 दिन में वो कीमोथेरेपी करवाते रहेंगे और इम्यूनोथेरेपी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक वो चलती रहेगी। सो हमारे लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि कोई भी इंसान कीमोथेरेपी जैसा इतना अग्रेसिव स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट हर 21 दिन में अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे झेलेगा, कैसे लेगा, वो अपनी लाइफ कब जिएगा, वो काम कब करेगा, वो नॉर्मल लाइफ कब जिएगा। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आ गया था एंड वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि कैसी बीमारी है ये। सो जिनको नहीं पता, माई ब्रदर वॉज डायग्नोस्ड विद अडीनोकार्सिनोमा लंग विच इज़ लंग कैंसर। और अनफॉर्चुनेटली जब वो डायग्नोस हुआ तो स्टेज 4 तक आ चुका था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में यहाँ तक भी शेयर किया है कि मेरे ब्रदर ने जयपुर में कई डॉक्टर्स को दिखाया क्योंकि उसका एक ही सिम्टम था, वो था खांसी, और इवेंचुअली उसकी आवाज़ थोड़ी बैठ गई थी, गला थोड़ा बैठ गया था। सिर्फ यही सिम्टम था और कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई वेट लॉस नहीं था, कोई फीवर नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन वो उसको बॉदर कर रहा था कि उसकी खांसी इतने महीनों से ठीक क्यों नहीं हो रही। सो उसने कई डॉक्टर्स को दिखाया एंड कोई भी डॉक्टर इतनी बड़ी बीमारी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, डायग्नोस नहीं कर पाए। ये हमारी समझ के भी बियॉन्ड है कि क्यों नहीं वो इतनी बड़ी चीज़ गेज कर पाए। दे आर डॉक्टर्स, दे शुड हैव नो। एंड मोर सो मेरे ब्रदर के नेक पे गांठें भी थी, लम्प्स भी थे। एक डॉक्टर को मेरे ब्रदर ने वो भी बताई कि उसको वहाँ पेन भी होता है और उन्होंने उसको भी रूल आउट कर दिया कि ये सिर्फ वायरल की वजह से हो गया, ये ठीक हो जाएगा। 5th डॉक्टर ने मेरे ब्रदर को फर्स्ट टाइम इंडिकेट किया था कि आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी क्योंकि उन्हें डाउट हुआ। और उसके बाद मैं अपने ब्रदर को यहाँ ले आई थी अपने पास गुड़गांव एंड फिर यहाँ से उसका सारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, सारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। सो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में शेयर करी हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, सो प्लीज़ उनको देखिए।
सो अब हम अगस्त में आ चुके थे लास्ट ईयर, एंड मैंने आपको बताया भी था कि अगस्त में ब्रदर की फिर से कीमो इम्यूनोथेरेपी हुई, ये सिलसिला चलता रहा। एंड देन अक्टूबर में ब्रदर का दोबारा से पेट स्कैन होना था। एंड अगेन हम फिर बहुत उम्मीद लगा लेते थे कि चलो अब 3 और इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी हो गई हैं। अब तक 9 कीमोथेरेपीज़ और 9 इम्यूनोथेरेपीज़ हो चुकी थी, 5 रेडिएशंस हो चुकी थी, और उसके बियॉन्ड कई सारी मेडिसिन चल रही थी ब्रदर की। सो वी वुड गेट वेरी होपफुल कि अब इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, अब डिज़ीज़ कंट्रोल में आनी चाहिए। लेकिन जब ब्रदर का अक्टूबर का पेट स्कैन हुआ, विच वॉज हिज 3rd पेट स्कैन, तो वो और ज़्यादा ख़राब आया। उसमें अगेन वही आया कि डिज़ीज़ और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है एंड बॉडी में फैल रही है। जब ब्रदर का कैंसर डायग्नोस हुआ था, उसका लंग्स में लम्प्स थे, थोड़ा सा उसके बोन में भी आया था इन द चेस्ट एरिया, और एक लीजन उसकी ब्रेन में भी था। जब हम फर्स्ट टाइम राजीव गांधी गए थे, फर्स्ट मीटिंग विद द फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट, तब उन्होंने ये बोला था कि ब्रेन में लीजन है तो हम सबसे पहले ब्रेन की रेडिएशन करेंगे और इस लीजन को ख़त्म करेंगे। लेकिन हम राजीव गांधी में कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं देखिए सबको जनरलाइज नहीं कर रही। मुझे पता है मेरी बातें कई लोगों को बहुत कड़वी लगेंगी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है, पर ये मेरा सच है, ये हमारा सच है जो हमने एज अ फैमिली, मेरे ब्रदर ने एज अ कैंसर पेशेंट एक्सपीरियंस किया है। मैं यहाँ पे जनरलाइज नहीं कर रही, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि एक हॉस्पिटल बिल्कुल ख़राब है या सारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी ऐसी है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। तो प्लीज़ गलत सेंस में मेरी बातों को मत लीजिए। ट्राई टू बी मोर ओपन माइंडेड एंड ट्राई टू understand things from our perspective, what we as a family have gone through. So I'm sharing those experiences, and ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे लोगों के साथ हुए हैं, मैंने भी सुने हैं, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, बट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। सो राजीव गांधी में जो हम ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले, उनकी अप्रोच बहुत ऑनेस्ट थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी थी। मतलब हम फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलने जा रहे हैं इस उम्मीद से कि वो हमें कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कैंसर मेरे भाई को है, जिसका लाइफस्टाइल एकदम नॉर्मल था, सिंपल था, उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो हम इसी सोच से, माइंडसेट से गए थे एज अ फैमिली, एज अ सिस्टर। मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ, और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि ये अब आप क्यों आए हैं, ये तो बहुत ख़राब केस हो चुका है, हड्डियों में फैल गया है, ब्रेन तक आ गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ 2-3 महीने की कहानी है, इनकी बस इतनी ही लाइफ है। आप इमेजिन करिए क्या बीती होगी मुझ पर, जब मैंने अचानक कोई मुझे आके बोलता है कि आपके भाई बस 2-3 महीने के मेहमान है, बस इतना ही जिएंगे, और ये इनका जो कैंसर है ये बहुत बिगड़ चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यू नो, ठीक है, डॉक्टर्स आपको झूठी गारंटी नहीं देते, विच इज़ फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जब तक आप मेंटली इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप कैसे इस सिचुएशन से डील करेंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट्स फैमिली मेम्बर्स को, पेशेंट को तोड़ के रख देते हैं। आप मेंटली इमोशनली टूट जाते हैं, तो इट गेट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू हैंडल द होल सिचुएशन। हम खुद को संभालें, हम अपने पेशेंट को संभालें या पेरेंट्स को संभालें, क्या करें, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। सो आई जस्ट फील कि बात करने का एक तरीका होना चाहिए, एक लहजा होना चाहिए। आप झूठी गारंटी मत दीजिए, लेकिन आप फर्स्ट मीटिंग में ही, फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ही फैमिली मेम्बर्स को ऐसे मैं क्या बोलूँ, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड फॉर इट, आप उनको कम्प्लीटली उनका नर्वस ब्रेकडाउन ही करवा दें, दैट इज़ नॉट राइट इन माई ओपिनियन, इन माई एक्सपीरियंस। क्योंकि मुझे याद है वो ट्रॉमा मेरे माइंड से कभी गया ही नहीं। दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस वर्जन, एंड दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड कि हम राजीव गांधी में कंटिन्यू नहीं करेंगे, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर इन दिल्ली, इन इंडिया, बट वी डिड नॉट कंटिन्यू बिकॉज आवर एक्सपीरियंस वॉज बैड। ओके, एंड हमने कुछ और भी ऐसे फीडबैक सुने थे, एंड इट मेड अस वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट कंटिन्यूइंग एट राजीव गांधी। बाकी जिन लोगों के अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, दैट्स ग्रेट, बट सबका एक जैसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई साइड ऑफ स्टोरी। उसके बाद वी मूव टू बालाजी कैंसर हॉस्पिटल। किसी के रिकमेंडेशन पे हम गए डॉक्टर के पास, तो वहाँ से वो ट्रीटमेंट चलता रहा। उन्होंने हमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइड दिखाया कि ये ट्रीटेबल है, हम इलाज स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं बोला कि लाइफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यू नो, जो समझ में आया वो ये कि समटाइम्स डॉक्टर्स नो द ट्रूथ,
बट सबकी अप्रोच अलग होती है पेशेंट से या उसकी फैमिली से बात करने की, उन्हें काउंसिल करने की, सबकी अप्रोच डिफरेंट होती है एंड इट मैटर्स। जब हमें ये सुनने को आया कि हाँ ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है, सो हमें बहुत मतलब रिलीफ फील हुआ। मेरे भाई को सबसे ज़्यादा रिलीफ फील हुआ। उसने बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत हिम्मत के साथ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। ऑल्दो द ट्रीटमेंट वॉज वेरी 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 डिफ़िकल्ट, वेरी टफ। मैं वो सारे मोमेंट्स कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं उन्हें कैप्चर नहीं करना चाहती थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग इट ऑन सोशल मीडिया, लेकिन वो हमारे दिल और दिमाग में छपे हुए हैं। What brother had gone through after his first chemo, what he would go through after every chemo, after radiations. Radiations आपकी हड्डियों को तक वीक कर देती हैं। सो मच सो कि आपको झुकना मना होता है, आपको भारी चीज़ें उठाना मना होता है। आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी गड्ढों से बहुत केयरफुली आपको निकालनी पड़ती है। आपकी बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि वो टूट सकती हैं इन छोटे छोटे प्रेशर्स से। सो रेडिएशन इस तरह से आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। और ब्रेन रेडिएशन क्या करता है वो मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगी, क्योंकि मेरे भाई की 15 ब्रेन रेडिएशंस भी हुए थे। सो हमने मतलब जो लिमिट्स होती हैं किसी ट्रेजेडी की, शायद एज अ फैमिली वी हैव बीन वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमने वो सारी लिमिट्स हमारे केस में क्रॉस हुई हैं। हमने वो सारी हदें पार होते हुए देखी हैं जो एक इंसान के साथ हो सकती हैं इन दिस कंडीशन। सो अक्टूबर का जो पेट स्कैन आया, इट वॉज़ नॉट गुड अगैन। इट वॉज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड शॉकिंग कि भाई को आराम क्यों नहीं आ रहा। और मैंने आपको कल के चैप्टर में बताया था कि हम मुंबई के एक बहुत ही वेटरन डॉक्टर के साथ भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे थे साइमल्टेनियसली। तो ये बात जब हमने उनसे भी शेयर करी कि पेट स्कैन ठीक नहीं आया, रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये उनके वर्ड्स थे कि ये चिंता का विषय है क्योंकि उस पेट स्कैन में ये आया कि ब्रदर के रिब केज के कुछ रिब बोन्स में भी कैंसर फैल चुका है। तो पहला तो उसका जो कैंसर फैला था वो उसके स्टर्नम बोन में था जिसकी 5 रेडिएशंस हुई थी, और अब वही कैंसर उसके रिब बोन्स के साइड में भी आ चुका है। एंड वो डॉक्टर को लगा, फर्स्ट टाइम उन डॉक्टर को लगा कि ये बहुत वरी का मैटर है, अब हमें इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो जो कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी का देते थे मेडिसिन्स का, उन्होंने उस कॉम्बिनेशन को चेंज किया एंड एक और अग्रेसिव ट्रीटमेंट सजेस्ट किया। तो जिन डॉक्टर को हम बालाजी में दिखा रहे थे, हमने उनके सामने भी वो सजेशन रखा कि हम एक सीनियर डॉक्टर और भी हैं जिनके साथ हम साइमल्टेनियसली कंसल्टेशन ले रहे हैं, लेकिन जो आप कहेंगे, जो आप ठीक समझते हैं, क्योंकि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि हमको ये नया ट्रीटमेंट करना चाहिए फॉलो, या आप जो सही समझते हैं हम वो करेंगे। इट वॉज़ अ वेरी क्लियर कट डिस्कशन। तो जो हमारे बालाजी के ऑन्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये जो ट्रीटमेंट सीनियर डॉक्टर ने, मुंबई वाले डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, दिस इज़ वर्ल्ड रिनाउंड ट्रीटमेंट। उन्होंने खुद पायनियर किया इस ट्रीटमेंट को एंड दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, हम इसी को चलाएंगे। मुझे मेडिसिन के नाम वगैरह सब याद है, बट मैं वो नाम लूँगी नहीं, बिकॉज एज आई सेड आई एम नोबडी टू टेल यू द नेम्स ऑफ द मेडिसिन एंड इट्स नॉट इवन एथिकल फॉर मी टू से सो। बट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन का चेंज हुआ, और जो कीमोथेरेपी मेरे ब्रदर की हर 21 दिन में होती थी, अब वो ही कीमोथेरेपी हर 14 दिन में होने लगी। सो द ट्रीटमेंट गॉट इवन मोर अग्रेसिव। ये 6 साइकिल्स का ट्रीटमेंट था कि 6 ऐसी साइकिल्स ब्रदर को दी जाएंगी कीमोथेरेपी की हर 14 दिन में, और हर 21 दिन में इम्यूनोथेरेपी भी दी जाएगी। तो आप सोच लीजिए कि अगर महीने के 14 तारीख को, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ब्रदर की कीमोथेरेपी हुई, तो उसी महीने की 21 तारीख को ब्रदर की इम्यूनोथेरेपी हुई, और उसी महीने के एंड के तारीखों में या अगले महीने की 1 या 2 तारीख को फिर उसकी कीमोथेरेपी हो रही है। उसके थोड़े ही दिनों में, अनदर 7-8 दिनों के बाद फिर उसकी इम्यूनोथेरेपी हो रही है। उसके फिर 7-8 दिनों के बाद उसकी फिर कीमोथेरेपी हो रही है। ऑलमोस्ट हर हफ्ते 10 दिन के गैप में ब्रदर की कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी हो रही थी। एंड दिस टाइम अराउंड कीमोथेरेपी की मेडिसिन्स वर इवन मोर अग्रेसिव, इवन मोर स्ट्रॉन्ग। वो कैसे ये सब झेल रहा था, वो कैसे ये सब फेस कर रहा था, वी हैव नो आइडिया। बट हमें सिर्फ यही दिखता था दैट ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं एक बेसिक सी एंटीबायोटिक भी खा लेती हूँ तो मेरा 2 दिन के लिए मेरा जो है ना दिमाग उड़ जाता है। लाइक आई फील ड्राउजी, आई एम नॉट एबल टू डू माई रेगुलर वर्क,
मतलब मुझे इतना अजीब लगता है कि मुझे अपनी मेडिसिन डिसकंटिन्यू ही करनी पड़ती है, बिकॉज इतना मुझे वो हैवी लगती है. ब्रदर वॉज टेकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन वन कुड एवर इवन इमेजिन, एंड हर 8-10 दिन के गैप में वो ये ट्रीटमेंट्स ले रहा था. द ट्रीटमेंट वॉज सो एग्रेसिव. बावजूद इसके नवंबर के मंथ में, आई रिमेंबर 8 नवंबर की डेट थी, मेरा ब्रदर, मेरे पापा और मेरे मास्टर जी तीनों हिम्मत करके टाटा मेमोरियल गए मुंबई, क्योंकि मेरे फादर को बहुत था कि टाटा मेमोरियल हमें एक बार दिखाना चाहिए. हमारे जो बालाजी के ऑन्कोलॉजिस्ट थे वो भी टाटा मेमोरियल से ही थे, तो वो हमारे लिए सेटिस्फैक्शन की बात थी कि टाटा मेमोरियल इज़ अ मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो हमारे, अगर हम बॉम्बे जाके रह नहीं सकते, लॉजिस्टिकल इश्यूज़ थे एंड ऑल, तो एटलीस्ट हमारे यहाँ के डॉक्टर टाटा मेमोरियल के हैं, और जिनसे हम ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे थे वो तो टाटा मेमोरियल के सीनियर मोस्ट डॉक्टर थे. सो बोथ आर डॉक्टर्स वर फ्रॉम टाटा मेमोरियल. इज़ जस्ट दैट हम खुद टाटा मेमोरियल में नहीं एडमिट थे, भाई को एडमिट नहीं किया हुआ था. एंड बट स्टिल मेरे पापा गए टाटा मेमोरियल की, रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही हैं तो एक बार वहाँ से भी कंसल्टेशन करते हैं. मेरा भाई इतना ट्रीटमेंट करा के, इतना ज़्यादा वीक होने के बावजूद भी हिम्मत करके बॉम्बे तक गया. टाटा मेमोरियल में क्या होता था कि 9 से 10 घंटे की वेटिंग होती थी. जस्ट इमेजिन, एक कैंसर पेशेंट स्टेज 4 जिसका इतना अग्रेसिव ट्रीटमेंट हो रहा है, वो 8 से 9 घंटे वेट करता था अपना टर्न आने के लिए. और वहाँ कहाँ वेट करता था, बेंचेस पे बैठता था. अगर बेंच पे थोड़ी जगह खाली हो जाती थी तो वो तुरंत लेट जाता था, सो जाता था. दैट इज़ हाउ ही मैनेज्ड, बट ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग. कल भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था, आज फिर से करूँगी. टाटा मेमोरियल के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. रेडिएशन डिपार्टमेंट के, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे. माई ब्रदर वॉज सुपर इम्प्रेस्ड बाय हिम. लेकिन जो वहाँ के एक जूनियर डॉक्टर थे, जब मेरा ब्रदर सीनियर डॉक्टर से मिलने से पहले जूनियर डॉक्टर से मिला था, ऐसा उनका एक सिस्टम होता है, तो जूनियर डॉक्टर ने मेरे ब्रदर की रिपोर्ट्स ऑलरेडी पढ़ी थी, केस हिस्ट्री पूरी पढ़ी थी. और जैसे ही मेरा ब्रदर आके बैठा तो वो मेरे ब्रदर को बोले कि आपको मालूम है आप सिर्फ 2-3 महीने की लाइफ है आपकी. मतलब ये इस चीज़ को बोलने का क्या मतलब है? दिस इज़ अनप्रोफेशनल, दिस इज़ सो इनसेंसिटिव एंड सो अनएक्सेप्टेबल. मेरे भाई हिम्मत वाला था, इसलिए उसने जवाब भी हिम्मत से दिया कि मुझे पता है, आप अपना काम कीजिए, आप मुझे ये बताइए कि मैंने आगे क्या करना है, किससे मिलना है, मेरा ट्रीटमेंट का आगे देखिए, आप मुझे ये मत बताइए मेरी कितनी लाइफ है. आई मीन, फॉर अ डॉक्टर, आप पेशेंट के मुंह पे ये बोल रहे हैं कि आपकी 2-3 महीने की ही लाइफ है. क्या आपके अंदर अकल नहीं है, आपके अंदर सेंस नहीं है कि आप किसी को खड़े खड़े कंप्लीटली तोड़ रहे हैं? जिस इंसान को ऑलरेडी इस ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है कि वो कैंसर पेशेंट है, वो भी स्टेज 4 भी मेरा भाई का एक डॉक्टर की नेग्लिजेंस और अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से उसको ये पता चल गया कि वो स्टेज 4 है, नहीं तो कोई नहीं बताता. सीनियर डॉक्टर्स ने भी नहीं बताया था, ये भी मैंने कल शेयर किया था. और अब नया डॉक्टर, एक और डॉक्टर मेरे भाई को बोल रहा है कि आप सिर्फ 2-3 महीने ही जिएंगे. सो क्या बीती होगी भाई के ऊपर. उसके अंदर वो चेंज तो हमने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया था, दैट ही गॉट वेरी बॉक डाउन, ही गॉट वेरी नेगेटिव, मे बी आफ्टर हियरिंग दिस कमेंट्स, बिकॉज वो हमसे जब बात करता था तो हम उसको बहुत मोटिवेट करते थे, हम उसको बहुत पॉजिटिविटी देते थे कि तू क्यों चिंता कर रहा है, सिर्फ ये सोच तेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, बेस्ट ट्रीटमेंट तुझे मिल रहा है, तू यंग है, तू बिल्कुल इसको कर लेगा, यू विल विन दिस बैटल. एंड वो हमें उतना मोटिवेट करता था, वो हमें इनकरेज करता था कि हम सुबह सुबह उठ के अमृत वेला संभालें. हमारे सिख रिलीजन में अमृत वेला हम अर्ली मॉर्निंग को बोलते हैं कि हम 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठें, पाठ करें. मेरा ब्रदर मुझे बोलता था, सपना एक जगह पे बैठ के पाठ करा कर, तो देख उस जगह की वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगी. उसके कहने पे मम्मी ने सुबह उठना शुरू किया, हम उठ के पाठ करते थे 4 बजे. मेरा भाई तो खुद 2:30 या 3 बजे डेली उठता था और पाठ करता था बैठ के, जबकि उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, लेकिन उसका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसकी पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. और जितना वो कोशिश कर रहा था अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रखने का, तो साइमल्टेनियसली कुछ केयरलेस प्रोफेशनल्स उसकी वही पॉजिटिविटी को तोड़ रहे थे, इस तरीके के कमेंट्स करके कि आप सिर्फ 2-3 महीने जिएंगे, आप तो स्टेज 4 हैं, दिस एंड दैट. So just imagine as a family and as a patient especially what he would have gone through. एक पेशेंट के माइंड में क्या चल रहा होगा, उसको कैसा लगता होगा, वो क्या सोचता होगा. कोई मुझे मेरे मुंह पे बोलेगा कि मैं बस अब 3-4 महीने और जीऊँगी,
मुझे कैसा लगेगा, हाउ विल आई फील फॉर माई फैमिली, यू नो। सो ये वीडियोस मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं और ये एक्सपीरियंसेस कभी कभी किसी को नहीं करने चाहिए। तो जो भी सुन रहे हैं, आप मेक इट अ पॉइंट दैट पेशेंट से आप कभी इस तरह से बात मत करिए, नेवर नेवर एवर, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी टूट चुका होता है अंदर से जब उसको इतनी खतरनाक बीमारी का पता चलता है। नेवर डू दैट। सो टाटा मेमोरियल के डॉक्टर्स ने ब्रदर का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, सब किया, एंड दे सेड कि आपका जो केस है ये बहुत रेयर केस है, ये लाखों में किसी एक को होता है, और आपके केस पे तो केस स्टडी होनी चाहिए, बिकॉज ऐसा हमने केस नहीं देखा। पता नहीं क्यों भगवान ने मेरे भाई को इतना अग्रेसिव कैंसर दिया। कभी उसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, वो ड्रिंक नहीं करता था, ही वॉज वेरी सिंपल, एंड स्टिल उसको इतना अग्रेसिव कैंसर हुआ। वी डोंट नो, देयर वाज नो कॉज, देयर वाज नो रीज़न द डॉक्टर्स को टेल अस कि इसको ये क्यों हुआ, लेकिन इट वाज द मोस्ट अग्रेसिव काइंड ऑफ कैंसर दैट ही हैड। एंड फिर डॉक्टर्स ने टाटा मेमोरियल में यही बोला कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है आप इसी को चलने दीजिए, लेकिन जो ट्रीटमेंट वो 6 कीमो साइकिल्स जो थी 14 दिन वाली, जो ब्रदर को सजेस्ट करी थी मुंबई वाले डॉक्टर ने और बालाजी वाले डॉक्टर ने भी उसको एंडोर्स किया था, टाटा मेमोरियल के डॉक्टर ने बोला था कि ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, ये लास्ट रिजर्व में हम रखते हैं ट्रीटमेंट, शायद अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अब यहाँ से थोड़े वर्जन चेंज होने शुरू हो गए थे, यहाँ से चीज़ें हमारे लिए और कॉम्प्लिकेटेड होने लगी थी कि 2 डॉक्टर्स एक चीज़ बोल रहे हैं, टाटा मेमोरियल के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये तो रिजर्व ट्रीटमेंट है, ये तो लास्ट में हम करते हैं, अभी शायद ज़रूरत नहीं थी। सो यहाँ से कहानी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हुई, और फिर भी उन्होंने बोला कि अब आप ये ट्रीटमेंट करवा ही रहे हैं तो आप वापस जाके वहीं पे करवाइए, यहाँ नए सिरे से स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। और ब्रेन की एक बहुत बड़ी रेवलेशन हुई एट टाटा मेमोरियल, जो हमें पापा ने नहीं बताई उस टाइम, हमें ये जनवरी में पता चली, और ये मैं आपको कल के चैप्टर में बताऊंगी। इट्स गोना गेट वेरी टफ एंड पेनफुल, बट आई विल टोटली शेयर विद यू गाइस। एंड हिम्मत मैंने बहुत रखी हुई है, आई एंड माई पेरेंट्स, हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ हैं, एक दूसरे की हिम्मत है, और कभी भी किसी को भी इस फेज से ना गुजरना पड़े। लेकिन हिम्मत रखना, अपने आप को हिम्मत देना, अपने आसपास के लोगों को हिम्मत देना, एंड काइंड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए, नेवर स्टॉप बीइंग काइंड। What I am going through, what my parents are going through is something nobody can understand except for those जो खुद इस कंडीशन में हैं। और बाकियों के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी, बी काइंड। आपको नहीं पता कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, किस सिचुएशन में वो है। सो बिफोर यू हर्ट एनीबडी, थिंक ट्वाइस एंड जस्ट लर्न टू बी काइंड। इट्स सिंपलर दैन हर्टिंग एनीबडी, बिकॉज जब आप किसी को हर्ट करते हैं तो आपके अंदर ही नेगेटिविटी पनपती है, यू फील नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ एंड द सिचुएशन। बट आप किसी के साथ काइंड रहते हैं, किसी को प्यार देते हैं, किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, आपको 10 गुना ज़्यादा खुशी मिलती है, 10 गुना ज़्यादा आप अच्छा फील करते हैं। इट्स गुड फॉर यू, सो लर्न टू बी काइंड। आई विल सी यू गाइस टुमारो।